नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस सब्जेक्ट हम यहाँ पे सबसे पहले लेके चल रहे हैं। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं और गुप्त काल से संबंधित पूरे राजा हमने पढ़ लिए, गुप्त वंश के जो भी इम्पोर्टेंट राजा थे। उसके बाद में गुप्त काल की प्रशासनिक स्थिति, राजस्व के स्रोत, आर्थिक स्थिति उस समय कैसे थी, ये हमने पढ़ लिया। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुप्त काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी और कैसा वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति थी, किस प्रकार की वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति थी और किस प्रकार पे वहाँ पे धार्मिक स्थिति क्या थी, किस धर्म को गुप्त वंश में लोग मानते थे। तो इन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हमने चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, उनके समय में ब्राह्मणों का स्थान चरमोत्कर्ष पर था, है ना। तो 4 वर्णों में समाज विभक्त था, जो कि उत्तर वैदिक काल से ही ऋग्वैदिक काल से ही समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। और फिर मौर्य काल में भी यही 4 वर्ण रहे और फिर आके गुप्त काल में भी यही 4 वर्ण रहे और इसमें गुप्त काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च रहा। वर्णों का आधार कर्म ना होकर जन्म था। दोस्तों मौर्य काल में भी वर्णों का आधार कर्म ना होकर जन्म हो गया था और गुप्त काल में भी वही परंपरा चलती रही कि वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्म ना होकर जन्म हो गया था। इस काल में शूद्र सैनिक वृत्ति, लेकिन इस काल में परिवर्तन ये आया था दोस्तों कि जो 4 वर्णों के लिए 4 व्यवसाय निश्चित किए गए थे, अब वो व्यवसाय मिक्स होने लगे थे। मतलब अब ब्राह्मण भी पूजा पाठ के अलावा सैनिक भी बनने लगे थे, कृषि भी करने लगे थे, है ना। इसके अलावा जो शूद्र लोग थे वो भी मतलब सेवा के अलावा अन्य कार्य भी अपनाने लगे थे कि इस काल में शूद्र सैनिक वृत्ति भी करते थे, मतलब सैनिक भी बनने लगे थे। ह्वेनसांग ने शूद्रों को खेती करने का भी उल्लेख किया है। मतलब ये हुआ कि अब शूद्र सैनिक भी बनने लगे थे, खेती भी करने लगे थे और कई जगह उनके व्यापार करने का प्रमाण भी हमें मिलता है। मतलब वर्ण तो 4 ही थे, लेकिन अब उनके कर्म जो थे वो मिक्स होने लगे थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। पहले के मुकाबले जो मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति हो गई थी, उसके मुकाबले शूद्रों की स्थिति में सुधार होने लगा। उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने और कृष्ण की पूजा करने का अधिकार दिया गया। देखो दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में और मौर्य काल में कि शूद्रों को तो किसी भी पुराण धर्म के प्रवचन सुनने की आज्ञा ही नहीं थी। उनके कान में ये कहा जाता था कि लोहा जला के पिघला के डाल दिया जाता था अगर उन्होंने गलती से भी ये सब सुन लिया। लेकिन अब क्या है कि उन्हें इनको सुनने की अनुमति दे दी गई। साथ ही साथ कृष्ण नामक भगवान की पूजा करने का अधिकार उन्हें यहाँ दिया गया। यहाँ पे दोस्तों स्पेशल ये लिखा गया है कि शूद्रों को कृष्ण नामक भगवान की पूजा करने का अधिकार दिया गया। वैश्य वर्ण के क्रम कृषि और व्यवसाय थे, जिन्हें वणिक, श्रेष्ठी और सार्थवाह कहते थे। हमें पता है कि वैश्य लोग क्या करते हैं, व्यापार करते, तो व्यापार के साथ वो कृषि भी करते थे। और व्यापारियों को क्या कहा जाता था उस काल में, वणिक, श्रेष्ठी और सार्थवाह कहा जाता था। अब गुप्त काल में कुछ मिश्रित जातियों का उल्लेख भी मिलता है। तो इससे मिश्रित जातियां मतलब दोस्तों कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे तो 4 जातियां थी, है ना। मिश्रित जातियां मतलब किसी ब्राह्मण पुरुष ने शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया, किसी शूद्र पुरुष ने क्षत्रिय से विवाह कर लिया, तो क्या हो गया, वो मिश्रित जातियां हो गई। तो इस प्रकार की जातियों के कई मतलब अलग अलग तरह के मिश्रण देखने को मिले और जिनमें कई नाम देखने को मिले हैं, है ना। इसका मतलब ये होता था कि अलग अलग जातियों में अब विवाह होने लगे थे। हालांकि विवाह समाज में मान्य नहीं थे, पर शुरू हो गए थे विवाह होना। यहाँ पे हम कुछ के नाम ही पढ़ेंगे। ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री, वैश्य नहीं है दोस्तों, ये वैश्य स्त्री है। इनके पुत्र को अम्बस्ट कहा जाता था। वैसे यहाँ पे वैश्य स्त्री नहीं है, ये वैश्य स्त्री है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नामक जो जाति होती थी दोस्तों, उस जाति की अगर स्त्री हो और उनसे अगर संतान उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या कहा जाता था, अम्बस्ट। ठीक है। वैश्य पुरुष हो और शूद्र स्त्री हो। पुरुष वैश्य जाति का हो और स्त्री कौन सी जाति की हो, शूद्र जाति की हो, तो इन्हें क्या कहा जाता था, उग्र कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री हो। अगर ब्राह्मण पुरुष हो और स्त्री कौन सी जाति की हो, शूद्र जाति की हो, तो इनसे उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था दोस्तों, पराशव कहा जाता था। 3 चीज़ें आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखी है।
देखो, ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री, इनको तो कहते हैं अंबस्ट। वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री, इनको कहते हैं उग्र। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री को कहते हैं पराशव। गुप्त काल में कायस्थ जाति की उत्पत्ति हुई, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने जो स्मृति लिखी थी दोस्तों, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसमें सबसे पहले कायस्थ जाति का उल्लेख किया गया है। तो अपने आप में यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग भी था, जो शूद्रों से भिन्न था। इन्हें अंत्यज या फिर चंडाल कहा जाता था। फाहियान ने ये लिखा है कि गुप्त काल में एक ऐसा वर्ग था जो अस्पृश्य था, जो गांव से दूर रहता था, गांव के बाहर रहता था, है ना। उस अस्पृश्य वर्ग, जो शूद्र जो होते थे, वह शूद्र अस्पृश्य नहीं थे। शूद्रों के अलावा भी एक और वर्ग था जो अस्पृश्य था, उसे अंत्यज और चंडाल इन्होंने कहा है। उस काल में चंडाल हुआ करते थे दोस्तों, जिनको मतलब छूना तो दूर है, मतलब गांव से भी दूर रखा जाता था। गुप्त काल में दास प्रथा भी विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मौर्य काल में चाणक्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया था, उसी प्रकार गुप्त काल में भी दास प्रथा विद्यमान थी, और नारद स्मृति जो है उसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा कमजोर हुई, परंतु अभी भी दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं थे। स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा कमजोर होने लगी। पहले जैसी स्त्रियां थी, अब उससे दशा मतलब उनकी स्थिति अब कुछ डाउन होने लगी, परंतु लेकिन अभी भी समाज में उतने मतलब वो अब नहीं, प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं था उस समय तक। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन जोर हुई। क्यों बोला? अब आप देख रहे हो कि यार कोई कमी भी नहीं है, शिक्षा भी दे रहे हैं, तो फिर दशा कैसे कमजोर होने लगी? कमजोर ऐसे होने लगी दोस्तों कि पहले जो स्त्रियों को शासन में भी अधिकार होता था, हमने पढ़ा था वैदिक उत्तर वैदिक काल में, है ना। पहले स्त्रियों को शासन में भी, पूजा पाठ का भी, पुराण भी लिखती थी, है ना, ग्रंथ भी लिख सकती थी। अब उतना अधिकार यहाँ पे नहीं रहा। सती प्रथा का प्रारंभ होने का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। सबसे पहले सती होने का प्रमाण कौन से काल में मिल गया? गुप्त काल में मिल गया। गुप्त काल कौन से अभिलेख से पता चलता है? एरण अभिलेख से पता चलता है। क्या कहा गया है एरण अभिलेख में? कि गोपराज नामक एक सेनापति था, उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये तो हो गया सामाजिक जीवन। अब गुप्त कालों का आर्थिक जीवन कैसा था? गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्नता का काल था। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। गुप्त काल में गरीबी बहुत कम थी दोस्तों, संपन्नता का काल था, और मुख्य कार्य क्या था इनका? कृषि था, है ना। उपयोगिता की दृष्टि से भूमि को 3-4 भागों में इन्होंने बांट दिया था। एक तो क्षेत्र होता था, क्षेत्र का मतलब खेती करने हेतु उपयुक्त भूमि जो होती थी उसे कहते थे क्षेत्र। वास्तु मतलब वास योग्य जो भूमि होती थी उसे कहते थे वास्तु। खिल क्या होता था? बिना जोती गई जो भूमि होती थी उसे कहते थे खिल। अपृहत क्या होता था? जंगली भूमि को अपृहत। और चारागाह है तो हमें बताइए, पशुओं के चारे हेतु जो भूमि होती थी। तो क्षेत्र हो गया खेती के लिए, वास्तु हो गया वास योग्य, खिल हो गया बिना जोती गई भूमि, है ना। अपृहत हो गया जंगली भूमि, चारागाह हो गया पशुओं हेतु चारे की भूमि। तो ये कई बार दोस्तों मिलवा लिए जाते हैं पुराने, क्योंकि हमारे तो गुप्त और मौर्य काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी गुप्त काल तो सिलेबस में स्पेशली लिखा गया है, तो हमें एक एक चीज़ का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो क्षेत्र हमें पता ही, जैसे एक क्षेत्र हो गया तो हम समझ लेंगे कि जिसमें खेती करते हैं उसे क्षेत्र कह दिया। वास्तु, तो वास्तुशास्त्र तो रहने के लिए ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये रहने वाली हो गई। खिल क्या हो गया? खिल, ये बिना जोती गई भूमि हो गई। अपृहत जंगली भूमि हो गई। चारागाह से हमें पता चल जाएगा पशुओं के चारे हेतु उपयुक्त भूमि। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है दोस्तों। सिंचाई के लिए सर्वोत्तम उदाहरण हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ऐसे मिलता है कि उस काल में सिंचाई अपने मतलब ठीक ठाक ढंग से होती थी, इसी कारण वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी। कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख उद्योग था। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था दोस्तों? कपड़े का निर्माण करना, है ना। इसके अलावा कताई, बुनाई, धागे का निर्माण आदि कार्य इसके साथ साथ किए जाते थे, ठीक है। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों तथा सार्थवाहों एवं प्रथम कुलिकों की संगठनात्मक गति
ये है कि नालंदा और वैशाली ऐसे कई जो मुख्य नगर थे, वहाँ पे श्रेणियों, सातवाहों, प्रथम कुलिकों, ये सब क्या थे दोस्तों? व्यापारी थे। इनकी संगठनात्मक गतिविधियाँ थी, मतलब व्यापारिक लोग ये संगठन बनाकर कुछ गतिविधियाँ करते रहते थे। मतलब समाज में व्यापारियों की स्थिति जो थी वो महत्वपूर्ण थी, ये पता हमें इस बात से चलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का भी उल्लेख मिलता है ना। तो उस काल के रेशम बुनकर सुदृढ़ अवस्था में थे, तो मंदसौर अभिलेख में कहा गया है कि इन रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों के अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के चलते थे दोस्तों, उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। और इस काल में तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं, है ना। तांबे के सिक्के गुप्त काल में बहुत कम प्राप्त हुए हैं। विदेशी व्यापार में 2 तरह के परिवर्तन इस काल में हुए थे। देखो, विदेशी व्यापार में 2 तरह के बदलाव आए थे। कैसे? एक तो रोमन व्यापार का पतन हो गया था। रोमन व्यापार मतलब रोम, सीरिया, मिस्र, इनके साथ जो व्यापार मौर्य काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था ना दोस्तों, वो अब है ना खत्म होने लगा था गुप्त काल में। उसका लगभग पतन हो गया था, उनसे हम व्यापार नहीं करते थे। और एक है दक्षिण भारत के तीनों बंदरगाहों का पतन। दक्षिणी भारत में 3 बंदरगाह थे जिनसे रोम की तरफ व्यापार होता था, उन तीनों का पतन हो गया था, मतलब तीनों खत्म हो गए थे। अब फिर व्यापार किससे होता? तो दोस्तों इस काल में रेशम और मसालों, कपड़ों और मसालों, 2 ही चीज़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, है ना। तो व्यापार पे किसका अधिकार हो गया था? रेशम बुनकरों का। व्यापार मुख्यतः बेंजेंटाइन साम्राज्य व चीन के साथ होता था। अब व्यापार किधर होने लगा? ये तो इंडिया है, पहले इधर व्यापार होता था, ठीक है, लेकिन अब होने लगा इधर बेंजेंटाइन साम्राज्य और चाइना के साथ हमारा व्यापार होने लगा। मुख्य बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से रेशम और मसालों का व्यापार होता था। तो मुख्य बंदरगाह कौन सा था जिससे हम व्यापार करते थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह, इससे हम व्यापार करते हैं कहाँ? इधर चाइना में, है ना। ये श्रीलंका है, ये जावा, सुमात्रा, है ना, ये देश है, इनमें अब व्यापार होने लगा था। और किसका व्यापार सबसे ज़्यादा होता था दोस्तों? मसालों का व्यापार और इसके अलावा रेशम का व्यापार। एक अक्षयनिधि नाम आता है दोस्तों कि अक्षयनिधि क्या है? तो ऐसी भूमि जिससे अनवरत भू राजस्व राजा को मिलता रहता था, उस भूमि को अक्षयनिधि भूमि कहते थे। अक्षयनिधि मतलब जिससे जो भू राजस्व है वो कभी खत्म नहीं हो, अक्षय रूप से आता रहे, उसे क्या कहते थे? अक्षयनिधि भूमि कहते थे। अब गुप्त काल के धार्मिक दशा, ये हमने पढ़ ली। गुप्त काल के आर्थिक दशा। अब धर्म कैसा था गुप्त काल में? गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल गुप्त काल को माना जाता है। उस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। अनेक गुप्त शासकों ने अश्वमेध, अग्निहोम, वाजपेयी और वाजस ने यज्ञ करवाए। तो जहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, धार्मिक नीतियाँ चल रही है, कर्मकांड हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ अपन समझ जाना चाहिए कि ब्राह्मणों का महत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे ब्राह्मणों को जितना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, धार्मिक कर्मकांड उतने ही ज़्यादा करवाए जाते हैं। तो गुप्त काल में इन यज्ञ करे गए। कौन कौन से? अश्वमेध, अग्निहोम, वाजपेयी, वाजसनेय यज्ञ। इस काल में हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए, है ना। कौन कौन से? कि हिंदू धर्म में 3 महत्वपूर्ण पक्ष इस काल में सामने आए। एक तो मूर्ति पूजा उपासना का केंद्र बने, मतलब मूर्ति उपासना का केंद्र बने। पहले तक इतनी मूर्तियों का प्रचलन नहीं था, अब मूर्तियों की पूजा मुख्य रूप से केंद्र हो गई, है ना, पूजा का। अब यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया, है ना, मतलब यज्ञ के स्थान पे भी मूर्ति पूजा में ही ज़्यादा लोग विश्वास करने लगे। और वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैष्णव मतलब ये दोनों शाखाएं तो हो गई हिंदू धर्म की ही, है ना, लेकिन अलग अलग भगवानों को मानने वाली। वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते थे और शैव लोग जो शिव भगवान को मानते थे, है ना। तो ये 2 अलग अलग संप्रदाय हो गए। इन दोनों संप्रदायों का इस काल में समन्वय हो गया। मतलब हमें कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले जहाँ एक के सिक्के पर वैष्णव और शैव धर्म का हमें उदाहरण देखने को मिला है ना। तो ये 3 पक्ष जो थे धर्म के, एक तो मूर्ति पूजा उपासना का केंद्र बनी, यज्ञों से भी ज़्यादा मूर्ति उपासना को ही महत्व दिया जाने लगा। और तीसरा था वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय हुआ।
गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरम पे पहुंचा। गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राटों ने परम भागवत जैसी उपाधियां ली थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही दोस्तों ली थी। वैष्णव धर्म चरम पे पहुंचा, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो उस काल के महान सम्राट हुए हैं, उन्होंने परम भागवत और विक्रमादित्य दोनों की उपाधि ली है। दोस्तों परम भागवत विष्णु भगवान को ही बोलते हैं, है ना। तो हमें पता चलता है कि मान रहे थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख एवं एरण अभिलेख में विष्णु स्तुति का प्रारंभ होता है। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और एरण अभिलेख में भी हमें विष्णु स्तुति का प्रमाण होगा दोस्तों यहाँ पे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख अवशेष इस काल द्वारा निर्मित मंदिर है, वो है दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। तो दशावतार मंदिर जो है दोस्तों वो विष्णु जी का मंदिर और देवगढ़ झांसी में बनाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि इस काल में वैष्णव धर्म विष्णु की पूजा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। गुप्त काल के सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे, जिससे शैव धर्म का भी प्रचार हुआ। सम्राट जो थे गुप्त काल के वो अधिकांशतः वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ये नहीं है कि वो इसके अलावा किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। दोस्तों वो लोग धार्मिक सहिष्णुता मतलब हर एक धर्म का सम्मान करने वाले थे। इसी कारण से उस धर्म में शैव धर्म का प्रचार भी बराबर हुआ। इस काल में शैव मंदिरों का निर्माण भी हुआ, जिसमें शिव पार्वती की मूर्तियां और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनना भी शुरू हो गई। तो वैष्णव मंदिरों के तो हमें अवशेष मिले ही हैं दोस्तों, इसके साथ में हमें शैव मंदिरों के निर्माण के अवशेष भी मिले हैं, जिसमें शिव के अलावा कई जगह हमें त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के जो मंदिर हैं वो भी कई जगह मिले हैं। स्कंदगुप्त के बैल आकार के सिक्के शैव धर्म में आस्था के प्रतीक हैं। तो बैल तो भगवान शिव जी का वाहन माना जाता है दोस्तों। तो बैल आकार के अगर सिक्के चला रहा है स्कंदगुप्त, तो इसका मतलब है कि वो भगवान शिव जी का भक्त था, है ना। इस काल में देवी शक्ति की भी पूजा होने लगी थी। अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति व शिव दोनों संप्रदायों का एकीकरण हुआ। तो देवी शक्ति न केवल शिव जी की पूजा बल्कि देवी की पूजा भी दोस्तों होने लगी थी, और शिव जी को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया जाता था, जिसमें शक्ति और शिव दोनों संप्रदायों का एकीकरण हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब देवी की पूजा भी हो रही है और शिव जी की पूजा भी हो रही है। फाहियान के विवरणों से पता चलता था। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि बौद्ध धर्म भी विकसित हो रहा था, जैन धर्म विकसित होने के प्रमाण भी हमें इस काल में मिले हैं, है ना। और शैव धर्म वैष्णव धर्म सभी धर्म अपने अपने मतलब स्वाभाविक रूप से क्रमिक रूप से विकसित हो रहे थे। हाँ, वैष्णव धर्म को तो सम्राटों द्वारा महत्व दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने शैव धर्म का भी वो लोग प्रचार करते थे। मतलब ये हुआ कि ये लोग धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपना रहे थे, मतलब किसी भी धर्म का दमन नहीं कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों को पलने दे रहे थे। गुप्त काल में ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना भी हुई थी। ये हमने पढ़ लिया है कि नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी, महेंद्र द्वितीय ने करवाई थी। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। इसके तो गुप्त काल के हमने राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पढ़ ली, धार्मिक स्थिति पढ़ ली, आर्थिक स्थिति पढ़ ली। लगभग हमारा पूरा गुप्त काल यहाँ पे हो गया है, लेकिन अलग से एक लाइन हमारे सिलेबस में लिखी गई है कि गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो उसमें गुप्त काल का कला और साहित्य आएगा दोस्तों, क्योंकि गुप्त काल को कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग हमारे इतिहास का कहा जाता है। तो उसका अध्ययन हम एक अलग चैप्टर बनाकर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में वो फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।